तो यहाँ से आपके कम से कम 15 नंबर बनेंगे 20 मिनट के अंदर। 15 स्लाइड्स हैं, जल्दी-जल्दी करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, ठीक है? तो सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे इंपोर्टेंट समीकरण। तो इसमें क्या-क्या चैप्टर कौन-कौन से हमारे कवर होंगे? चैप्टर 1 देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की सभी अभिक्रियाएँ यहाँ पे मिल जाएँगी आपको। अम्ल, क्षारक एवं लवण की मिल जाएँगी, धातु, अधातु की मिल जाएँगी। इसके बाद आपका कार्बन और उसके यौगिक की मिल जाएँगी और जैव प्रक्रम में जो 1-2 रासायनिक समीकरण है वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। बढ़ते हैं इसको ज़्यादा टाइम गँवाए बिना। पहला है अध्याय 1 अभिक्रिया के प्रकार जान लीजिए। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ रखा है। संयोजन अभिक्रिया होती है जब 2 पदार्थ मिलते हैं, एक नया पदार्थ मिलता है, तो क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया आती है। तो इसमें बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है? तो क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है? ये क्या है? सॉरी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें वियोजन नहीं है, यहाँ पे संयोजन है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है? एक तो ये है, दूसरा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला होता है एमजी वाला, वो भी मैं आगे बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। एमजी प्लस O2 वाली, ठीक है? इसमें देख, तो यहाँ पे क्या है, बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया कराएँगे तो क्या बनेगा? बनेगा आपका बुझा हुआ चूना, अर्थात कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और ऊष्मा निकलती है, ठीक है? इसके बाद वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसको कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एक अभिकारक, अच्छा एकल अभिकारक कहते हैं, या एकल पदार्थ टूटकर क्या होता है, 2 छोटे उत्पाद प्रदान करता है या छोटे उत्पाद देता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक है आपकी ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, उसमें वियोजन क्या होता है, जब फेरस सल्फेट को का टूटना, फेरस सल्फेट टूटता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ठीक है? फेरस सल्फेट आपका अर्थात FeSO4, ठीक है? FeSO4 होता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है फिर आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ध्यान दीजिएगा, Fe2O3 SO2 और SO3 में बदलता है, ठीक है? होता क्या है, पहले क्या होता है, जो फेरस सल्फेट का रंग होता है वो होता है हरा, लेकिन जब ये टूटता है आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसका रंग क्या होता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है? आपको डायग्राम से समझा भी रखा। क्या फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है, नहीं सॉरी, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसका रंग क्या होता है, भूरा होता है, लाल और भूरा। क्लियर है? चलो, इसके बाद बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला है अभिक्रिया के प्रकार 2 में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके आयन से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है? उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण में आयरन और कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है? आयरन क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाती है और आयरन सल्फेट से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर। और आयरन सल्फेट का रंग क्या होता है, जो इसका जो जलीय विलयन है, विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है शुरू में, किसका, कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले रंग का होता है। लेकिन जब क्या होता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनता है तो इसमें विलेन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, और जो कील है, कील का रंग क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका भूरे रंग का, ठीक है? तो ये ध्यान देना आपने, ठीक है? तो विलेन का रंग नीले से हरा हो जाता है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना, की ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? साथ में देखना, मैं डायग्राम के साथ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। द्विस्थापन अभिक्रिया होते हैं, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है और नए पदार्थ बनते हैं इससे, ठीक है? नए यौगिक बनते हैं। उदाहरण, सोडियम सल्फेट की बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, अर्थात Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है? तो जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, और बेरियम सल्फेट एक सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है? बेरियम सल्फेट क्या होता है, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है? बेरियम सल्फेट क्या, BaSO4 क्या, सफेद रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसीलिए इसको कहते हैं अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया और साथ में रिडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, अर्थात उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। तो जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये क्या है, उपचयन हो रहा है, किसका, कॉपर का। कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और तो कॉपर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है? और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे रंग का बनेगा, काले रंग की परत बन जाएगी उस पर, ठीक है? किस पर, कॉपर पे। कॉपर पे क्या होगी, काले रंग की परत चढ़ जाएगी, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड जब बनेगा तो क्लियर, कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ध्यान देना। जब क्या होगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है? तो कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या है भैया, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इसका अपोजिट कर दो, कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर निकल जाएगा हमारा, ठीक है? तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की सॉरी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, कॉपर प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है? कॉपर और जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, काली परत फिर से हट के भूरी परत हो जाती है, ठीक है? भूरी में बदल जाती है, ठीक है? फिर क्या रहता है, भूरा रंग आ जाता है, जो कॉपर का ओरिजिनल कलर है, ठीक है?
कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभी करेंगे तो कॉपर और जल प्राप्त होगा। यहाँ पे एच आना था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है अम्ल। आपका चैप्टर 1 में इतने ही समीकरण आपको करने हैं। एक mg वाली थी, वो मैं बता देता हूँ, आगे भी आएगी वैसे। mg प्लस O2, ये तो बेसिक्स ही है, ये सबको याद होगी आपको। MgO बनता है, ठीक है, ये समीकरण सिंपल है। इसके बाद देखो अम्ल क्षारक एवं अम्ल क्षारक और अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होगी। अम्ल क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है आपका उससे है। अम्ल क्या होता है? अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। जब धातुओं से अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनेगा? धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, जिसका उदाहरण है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? इसी प्रकार क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं क्षारक भी, ठीक है। तो क्या होगा? जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट बेटा, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नीचे नाम भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, देख लेना अगर आपको कोई डाउट है तो। इसके अलावा धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बाई कार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अम्ल के साथ क्या होगा? CO2 गैस उत्पन्न होगी। जब धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया होगी तो क्या होगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो जल और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसमें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लवण, जल और गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ, तो ये आपका धातु बाई कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसका CO2 परीक्षण, CO2 का परीक्षण कैसे होता है? यह चूने के पानी अर्थात CaOH को दूधिया कर देता है, ठीक है। क्या करता है? चूने का पानी अर्थात सोडा लाइम भी कहा जाता है इसको, ये क्या करता है? दूधिया कर देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें करते हैं? चूने के पानी में जब प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको, इस पानी को क्या करेगा? दूधिया कर देगा, ठीक है। चूने का पानी क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है, ठीक है। चूने का पानी अर्थात CaOH का होल्टो है, चूने क्या बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसका जली क्या होगा? सोडा लाइम कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण और लवण निर्माण, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है, तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। परिभाषा भी लिखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं तक, ठीक है। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो ठीक है, क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं लवण बनता है और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में, तो इसका ध्यान देना। इसका क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली एल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। क्लोर का मतलब क्लोरीन, एल्कली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रोसेस क्लियर हो गया। तो अब देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रम या क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लोर एल्कली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोर एल्कली प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समीकरण दिए, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस अलग होगी और हाइड्रोजन अलग होगी, ठीक है। इस समीकरण को आपने तैयार कर लेंगे। सारी समीकरण समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि उन तक वीडियो पहुंचे, वो भी क्या करें? अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। महत्वपूर्ण लवणों का निर्माण क्या होता है? अब देखो सीधी सी बात, ज्यादातर लवण क्या होते हैं? ये देखो, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है? देखो शुष्क बुझे चूने में, ठीक है, शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस से क्रिया करेंगे। देखो शुष्क बुझा चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या है? विरंजक चूर्ण बन रहा है, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं। इसका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमोनिया सोडा, ठीक है, प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, अमोनियम सोडा प्रक्रिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की ज्यादातर आपको दिखेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं दिखेंगी आपको, ठीक है, ध्यान देना। सोडियम क्लोराइड की H2O प्लस CO2 के साथ अमोनिया मिला देंगे, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाकर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, अर्थात बेकिंग सोडा बनेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बेकिंग सोडा बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया मैंने ये बता दी। इसके बाद आता है धावन सोडा, था वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 है तो डेका आएगा, ठीक है, डेकाहाइड्रेट कहेंगे इसको। क्लियर? तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, ठीक है, जो बेकिंग सोडा है इसको गर्म करने पर और फिर क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें ये प्राप्त होता है क्या? आपका धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3 प्लस H2O,
10H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये क्रिस्टलन का जल है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना, इस समीकरण को आपने नोट कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेज हो रहा होगा वीडियो को, अगर ज़्यादा तेज लग रहा है तो वीडियो को स्लो कर दो या एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, ताकि कोई वो ना, क्योंकि 15 मिनट में पूरा चैप्टर कराना है, तो इसलिए क्या है ना, जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा तेज चल रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं रह गए अब समीकरण। अब है निर्माण कैसे होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, जब जिप्सम को क्या कहते हैं 373 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, तो ये समीकरण बनेगी आपकी, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O 373, तो CaSO4 हाफ H2O इंटू 1 एंड हाफ H2O, ठीक है। तो ये जो बन रहा है पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बन रहा है? जिप्सम से। ये जिप्सम है, जिप्सम से क्या बन रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, और जल के 1.5 अणु प्राप्त हो रहे हैं हमें साथ में, ठीक है। क्लियर? अब इसका क्या है, पीओपी का जमना। पीओपी क्या जब जमेगा, पीओपी जब जमता है तो क्या बनता है, प्लास्टर बनता है। किसके लिए किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में स्थायी रूप से रोकने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं, ठीक है। जल के साथ मिलाने पर यह फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है। यहाँ पे हमने जल अलग किया था 1.5 अणु, अब यहाँ पे हम 1.5 अणु जल मिला देंगे पीओपी के साथ अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने और मूर्ति बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर है? पीओपी कहते हैं इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अध्याय 3 आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग चैप्टर 2 और 3 के अधिकांश समीकरण मिलती ही जुलती हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग उठा रखी हैं, कुछ वहाँ ली थी, कुछ यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है? धातुओं की अभिक्रियाएँ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, पहले ही बताया था मैंने आपको। ठीक है? कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, काले रंग का बनता है, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड कैसे रंग का होता है, काले रंग का। पहले क्या कॉपर भूरे रंग का होता है, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो उसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, एल्यूमीनियम की ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? ये क्या है, एक आपका, ये आपके दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जितना आप ऑब्जर्वेशन पे काम करोगे उतना आपको क्या रहेगा, केमिस्ट्री में नंबर लाना आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेशन मतलब जो जो चीज पढ़ रहे हो उसको कहाँ से कैसे करना है ध्यान में रखना आप। अगला, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे। सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है, जब जो आपकी धातुएं हैं, धातु में क्या, जब ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। बहुत जल्दी विस्फोट करता है ये, ठीक है। कब, जल के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर? तो सोडियम और जल अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ऊष्मा निकलेगी। भाप क्या होगा, भाप से अभिक्रिया करेंगे धातुओं की तो क्या होगा, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ भाप अभिक्रिया करती है, क्या बनती है, आयरन और हाइड्रोजन, जल, आयरन जल से अभिक्रिया कर रहा है, अर्थात ये भाप है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये जंग बनेगा, Fe3O4, ठीक है। आयरन ऑक्साइड कहेंगे इसको, फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इसको आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी यहाँ पे। क्लियर? भाप से अभिक्रिया अर्थात जंग बनेगा, ये क्या, संक्षारण वाली अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, धातु क्रम क्या होता है, धातु क्रम में भर्जन, निस्तापन और थर्माइट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखो, ठीक है। जब सल्फाइड गैस को गर्म किया जाता है, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, सल्फाइड गैस को करके यहाँ पे सल्फाइड गैस प्राप्त करेंगे, क्या, धातु करेंगे, ठीक है, प्राप्त। तो सल्फाइड गैस क्या होंगे, क्या लिखा है, सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होता है कौन सा, भर्जन। भर्जन किसमें होता है, सल्फाइड अयस्कों से क्या करते हैं, खनिज धातुओं को निकालने में, निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों से उसके धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए भर्जन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, ठीक है। वायु की स्थिति में क्या करते हैं, उच्च ताप पे गर्म करते हैं। इसका जो उदाहरण है वो क्या, जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के उसमें करेंगे, ठीक है, सॉरी, सिनेबार होगा ये शायद, ठीक है। इसका ध्यान में नाम नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ZnS है, ठीक है। ये क्या है, सल्फाइड गैस की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ताप बनेगा और क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्लियर है? और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी यहाँ से। तो ये अभिक्रिया क्या है, भर्जन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका निस्तापन अभिक्रिया, कार्बोनेट गैस को वायु की कम मात्रा में अर्थात सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। इसमें कार्बोनेट गैस होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट गैस तो सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो क्या है, जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ये अब समीकरण है आपकी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करना, देख लेना कौन सी समीकरण समीकरण संतुलित में, वैसे सारी समीकरण मैंने संतुलित लिखी है इसमें, अगर नहीं लग रही आपको तो आपने कहा चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संतुलित खुद करके देखिएगा। थर्माइट अभिक्रिया क्या होती है, थर्माइट अभिक्रिया होती है लोहे के जो ये हैं पटरियां हैं, इनको बिछाकर इनको वेल्डिंग करने में, ये क्योंकि काफी अत्यधिक ऊष्मा लेती है, ठीक है। ऊष्मा छेपी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। लोहा पिघलाया जाता है इसमें, ठीक है। तो रेल की पटरियां और मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन प्राप्त होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपने याद कर लेनी, ठीक है।
तो ये अभिक्रिया आपकी क्या है? थर्मिट अभिक्रिया है। थर्मिट या थर्माइट, सॉरी, थर्माइट अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं इसको, ठीक है? तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? रेल की पटरियों और मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है आपका चैप्टर 4, कार्बन यौगिक और उसके अभिक्रियाएँ। कार्बनिक यौगिक और उसके अभिक्रियाएँ क्या हैं? देख लो एक बार जल्दी से। कार्बनिक यौगिक है दहन। कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है? कार्बन आप जानते हो, कार्बन क्या करता है? जो कार्बन है ऑक्सीजन से जलकर क्या होता है? ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। जैसे मीथेन, ठीक है? मीथेन क्या करती है? मीथेन आपके घरों में यूज़ होती है, ठीक है? गोबर गैस ये आपने देखा होगा, ठीक है? गोबर गैस हो गया, बाकी ये सब चीज़ें क्या है? मीथेन गैस है, ठीक है? या कोयला, कोयला भी जलता है तो क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है? तो मीथेन गर्म होती है तो किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? मीथेन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल प्राप्त होगा और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, ठीक है? ये ध्यान देना है। इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? जो इथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कहते हैं, ठीक है? क्षारीय अर्थात क्या करेंगे? इथेनॉल की KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी इसकी उपस्थिति में एथेनोइक प्राप्त होता है, ठीक है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। अर्थात ये CH3CH2OH को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से जो एक हाइड्रोजन का अणु है वो हट जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या बनेगा? हमारा CH3COOH बन जाएगा, ठीक है? ये क्या बनेगा? CH3COOH बन जाएगा, ध्यान देना। ये आपके क्या है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है यहाँ पे, ठीक है? ये भी क्या है? एथेनॉल कहते हैं, सॉरी, एथेनॉल है। OH जो है ना, एथेनॉल है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल किसकी उपस्थिति में? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में गर्म कर क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? वैसे ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इसमें से एक पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है? मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इसे क्या कहेंगे आपको? इसको कहेंगे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया, ठीक है? एडिशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है? निकेल उत्प्रेरक होता है, ध्यान दीजिए, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है? ये दिया हुआ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एथीन और एथाइन, ठीक है? इनकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है? एथीन से एथेन बन जाएगा और एथाइन से एथेन बनेगा, दोनों से, ठीक है? ध्यान देना इस प्रकार से। और इसका जो उदाहरण है, उदाहरण क्या होता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। जो वनस्पति तेल होता है, ठीक है? रिफाइंड ऑयल से क्या होता है? रिफाइंड ऑयल होता है, उससे क्या घी बनाना, जो डालडा जिसे कहते हैं, ठीक है? ये बनाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ये कौन सी अभिक्रिया से होता है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से संपन्न होती है अभिक्रिया। अभिक्रियाएं दे रखी हैं, ध्यान देना, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे क्या करना है? चैप्टर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल और एथेनोइक एस्टीकरण कहते हैं, इसे कहते हैं एस्टीकरण। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है? जब क्या होता है? एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। ये क्या है? आपका एस्टर है बेटा, इसको क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं, ठीक है? एस्टर प्लस जल प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या? एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक है? किसी अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं? एथेनोइक और एथेनॉल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा, ठीक है? फल जैसी मीठी गंध आती है। ये क्या है? एक फ्लेवर बनाने के काम आता है। एस्टर क्या होता है? फ्लेवर होता है, ठीक है? फलों की गंध आती है, तो सेंट में, परफ्यूम बनाने में, किसी खाने की वस्तु में स्वाद देने के लिए क्या करते हैं? इस टाइप के एस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है? फल जैसी मीठी गंध आती है इसमें, ठीक है? टेस्ट देने के लिए, सुगंध देने के लिए इसका क्या कहते हैं? एस्टर बनाया जाता है, ठीक हो गया? उसका साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखो, एस्टर की क्षारक से अभिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण। जो एस्टर प्राप्त हुआ है, इस टाइप के एस्टर की क्षारक अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम का ही लेते हैं ज्यादातर, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? साबुन बनेगा, CH3COONA बनेगा, सोडियम का लवण, और क्या होगा? एथेनॉल अलग हो जाएगी। तो ये क्या है? साबुनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी देख लेना आप लोगों ने। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे समीकरण को सीखने का सबसे आसान तरीका है, इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो। हफ्ते में 1-2 बार डेली कर लेना, 2-4 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है कि कोई आपको जादू नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है इसमें। सिखा दिए, एक ही जगह मिल गई तो अब आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान देना। अगला है निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल को से जल के अणु को निकाल देना, ठीक है? जो एथेनॉल है, एथेनॉल कहाँ है? ये है आपका C2H5OH।
ठीक है, इससे क्या करते हैं, जल के अणुओं को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से होता है, लेकिन मैं क्या समीकरण बता रहा हूं, समीकरण आपने देखनी है, डायग्राम आपसे कम ही पूछता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, इसमें क्या होगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को 443 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे कहते हैं, C2H4 जिसे कहते हैं, एथीन बनेगा और जल प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। अगला देखते हैं, इसके बाद आता है चैप्टर 5 जैव प्रक्रम में रासायनिक जीवन की अभिक्रियाएं। जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश अभिक्रिया और श्वसन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं आपने तैयार रखनी है अपनी, याद कर। तो क्या होता है, पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन बोले तो ग्लूकोज। ठीक है, भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यह क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा लग रही है और वो हो रहा है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, 6 अणु कार्बन के, 12 अणु जल के, क्या बनेगा, 1 अणु ग्लूकोज का, 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के बनते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो C6H12O6 ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, इसको याद कर लेना आपने। इसके बाद श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, श्वसन क्या होती है, जीवों में होती है, मनुष्यों में होती है, पशु पक्षियों में होती है। तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा विखंडन होकर ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। तो सीधी सी बात है, यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज है, C6H12O6 की क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किसमें निकलती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये समीकरण भी आपने क्या नहीं अच्छे तैयार कर लिए। 2 समीकरण इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, मुख्य बिंदु। और हाँ, इससे पहले जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स की पूरी पीडीएफ चाहिए, किसी भी चैप्टर की, बाकी भी मैंने बना रखा है, पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, या किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट है, किसी भी समीकरण को लेकर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी क्या है, मुख्य बिंदु देख लो। अभिक्रियाएं 4 मुख्य प्रकार की होती हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। रेडॉक्स अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, सॉरी, रेडॉक्स क्या होती है, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षारक क्या होता है, जब लवण और जल बनता है तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, क्षारक की, तो लवण और जल बनता है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण। धातु क्रम में भर्जन क्या होता है, सल्फाइड आयस्क के लिए, निस्थापन किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए शामिल होते हैं। ठीक है, उसका एस्टीकरण में फलों जैसी गंध वाले एस्टर बनते हैं। ठीक है, एस्टीकरण है, उसमें क्या होता है, फल की जैसी, फलों की गंध जैसे एस्टर बनते हैं। ठीक हो गया, तो ये एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके अभ्यास प्रश्न क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्या ना इनके प्रैक्टिस कर लेनी साथ में, और इनके मुझे कमेंट में करके बता दो कि हाँ, इन क्वेश्चन के आपको आंसर पता है, आपने मतलब पूरी वीडियो देख ली और आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से पता है। पहला क्या है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है ये आपको बताना, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। दूसरा, थर्माइट अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इसका उपयोग बताइए। ठीक है, थर्माइट अभिक्रिया क्या होती है, उसका उपयोग बताना। उसका क्या होता है, जब जिप्सम 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, समीकरण दें। ठीक है, जिप्सम की एक समीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, सारे आपने करने। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, पता होगा, जल्दी से आपने कमेंट कर देना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए क्या होमवर्क है, इनको जल्दी से कर लेना है, सारे मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हों, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। और वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। और किसी भी क्वेश्चन टॉपिक पे डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको सभी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले बोर्ड एग्जाम।